जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रियंका जी के जीएस क्लासेस पे। तो दोस्तों, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है अभी बहुत कम टाइम है, सिर्फ 15 दिन बचा है। देखिए, आप लोगों का एग्ज़ाम जो है मार्च के 3rd वीक में, यानी कि होली के बाद, या कहे तो अप्रैल में 110% जो है अप्रैल में तो आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा। तो अभी आप लोगों को फिर से मौका मिला है। तो बहुत मुझे ये कमेंट में आता है कि दीदी चलिए मैथ इंग्लिश ये सब ठीक है, लेकिन मेरा जीके जीएस ठीक कैसे होता, मैं कैसे अच्छा करूँ? इसका कोई उपाय नहीं है। और जिन लोगों ने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं किया उन लोगों को भी कहती हूँ जीके जीएस के लिए, यानी कि देखिए 20 नंबर का आपका क्या पूछा जाता है, साइंस, और 20 नंबर का क्या पूछा जाता है, जीके। यानी टोटल हमारा कितना हुआ, 40 नंबर। तो इसके लिए आपको एक ही चीज़ करना है, PYQ देखिए, और जितना हो सके आपको मैं जितना प्रैक्टिस सेट करवाती हूँ उतना प्रैक्टिस सेट करिए। बस इसका यही है जीके जीएस का। यूट्यूब से जितना हो सके प्रैक्टिस सेट करिए जीके जीएस का, और PYQ तो रटा रहना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट अच्छा से होगा। तो PYQ करिए, और उसके बाद जीके जीएस के लिए प्रैक्टिस सेट देखिए यूट्यूब पे जितना हो सके उतना। ओके। और बाकी सब्जेक्ट सब में दिक्कत है तो उसके लिए तो मैंने पिछले कई बार स्ट्रैटेजी बताया। तो आज फिर से जो है साइंस में जो है आज मैं 50 क्वेश्चन लेकर आई, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज। तो चलिए इसमें देखते हैं। टोटल सारे क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन है, जितने मैं करवाऊंगी 50 के 50 VVI क्वेश्चन है। थोड़ा मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर लेती हूँ। 50 के 50 क्या है, VVI। और एक चीज़ PDF में डाल दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग चैनल पे पहले बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ओके। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा, बर्नर बोन या ब्रोन द्वारा, जे रॉबर्ट या ओपनहाइमर द्वारा, सैमुअल कोहेन द्वारा, या एडवर्ड टेलर द्वारा। तो देखिए हाइड्रोजन बम जो विकसित किया गया था वो किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। किसके द्वारा, एडवर्ड टेलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्न रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है, रेडियो आयोडीन का, रेडियो आयरन का, रेडियो सोडियम का, या रेडियो फास्फोरस का। इसका आंसर क्या होगा हमारा, रेडियो सोडियम का जो उपयोग है मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए किया जाता है। जितना भी क्वेश्चन है सारा VVI है, याद रखिएगा, एक भी ये जो इधर उधर वाला क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है परमाणु के नाभिक, परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रेडियो सक्रिय में जो भाग लेते हैं, रेडियो सक्रियता पदार्थ जैसे हमारा हो गया यूरेनियम 235, थोरियम, प्लूटेनियम, ये सब हमारे क्या हो गए, रेडियो सक्रिय पदार्थ हो गए, जिसमें अल्फा बीटा गामा किरणें जो वो निकलती है। तो रेडियो सक्रिय परिवर्तन में कौन भाग लेता है, तो वो भाग लेता है आपका परमाणु के नाभिक। कौन लेते हैं भाग, परमाणु के नाभिक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा और गामा की वेधन क्षमता अपने अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में, क्या होता है, घटते क्रम में, यानी सबसे ज्यादा जिसका रहेगा भेदन क्षमता। तो भेदन क्षमता जो सबसे ज्यादा पावर रहता है भेदने का, यानी किसी चीज को काटने का, वो सबसे ज्यादा रहता है किसका, गामा का। तो गामा, उसके बाद हमारा बीटा, उसके बाद हमारा अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी में पहले गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा। सिर्फ भेदन क्षमता में ही अल्फा बीटा गामा होगा, बाकी जितना चीज पूछेगा उसमें अल्फा बीटा और हम गामा देंगे। ओके। भेदन क्षमता सबसे अधिक जो होता है वो गामा किरण की होती है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन की, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर, या नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर। जो हमारा हाइड्रोजन बम होता है वो किस पे काम करता है, तो वो काम करता है आपका अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आती हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है, तो न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों के रूप में जो प्रयुक्त होने वाला पदार्थ वो हमारा जो होता है वो है आपका भारी जल। क्या है, भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O। क्या होता है, D2O।
जो हाइड्रोजन के दूसरे समस्थानिक से बनता है, ड्यूटेरियम से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? नाभिकीय संलयन, कृत्रिम रेडियोधर्मिता, एक्स किरण उत्सर्जन या नाभिकीय विखंडन। तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। जो हमारा सूरज में जो रोशनी आती है, सूरज में क्या है? नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तापीय दहन, संलयन, विखंडन या उपयुक्त तीनों का प्रभाव। तो देखिए, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह आपका किस पे काम करता है? यह करता है विखंडन पे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? पियरे क्यूरी, ओटो हॉर्न, अल्बर्ट आइंस्टाइन या मैडम क्यूरी ने। तो परमाणु बम का आविष्कार जिसके द्वारा किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। किसके द्वारा? अल्बर्ट आइंस्टाइन के। आई थिंक मुझे लगता है इसमें ऑप्शन कुछ गलत दिया है, ओपनहाइमर होना चाहिए। परमाणु बम का आविष्कार जो है वो ओपनहाइमर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? दोस्तों आज हम लोग जो 50 टॉप VVI क्वेश्चन करने वाले, तो वीडियो में बने रहिएगा बिना स्किप का। ऑप्शन ए है रासायनिक अभिक्रिया से, ऑप्शन बी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से, ऑप्शन सी विखंडन से, ऑप्शन डी संलयन से। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो किससे होता है? वो होता है आपका विखंडन से, यानी कि परमाणु बम जो है वो किस सिद्धांत पे आधारित है? तो विखंडन पे। और हाइड्रोजन बम है जो वो संलयन पे। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है विमंदक की तरह, स्नेहक की तरह, ईंधन की तरह या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नाभिकीय संयंत्रों में जो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है विमंदक के रूप में। किसके रूप में? विमंदक के रूप में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अन्वेषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल का, यूरेनियम का, प्लूटोनियम का या बोरोन का। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बोरोन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर आधी रहती है, अपरिवर्तित रहती है, तिगुनी हो जाती है या दोगुनी हो जाती है। तो यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर देंगे तो जो रेडियोधर्मी क्षरण की दर है वो हमारा जो है वो अपरिवर्तित रहता है। दोगुना करिए तिगुना करिए उसके जो है क्षरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है कार्बन डेटिंग द्वारा, परमाणु डेटिंग द्वारा, जैविक घड़ी द्वारा या यूरेनियम डेटिंग द्वारा। तो पृथ्वी के आयु का जो आकलन किया जाता है वो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? ऑप्शन ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी पॉजिट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन। तो यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए जिस कण की हमें आवश्यकता होती है वो होता है न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अभी से लेके जब तक आपका एग्जाम होगा डेली 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 आपका जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब और मेरा मेहनत। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? कार्बन डेटिंग से स्मारकों का, चट्टानों का, मृदा का या जीवाश्म का। तो कार्बन डेटिंग आप जानते हैं C14 से जो है किस चीज़ की मतलब जो डेट निकाला जाता है, किसका निकाला जाता है? तो वो निकाला जाता है आपका जीवाश्म का। किसका निकाला जाता है? जीवाश्म का। 17 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए विघनभिक्ता यानी कि रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करती है? क्या कहलाती है? ड्यूटेरियम काल निर्धारण, यूरेनियम काल निर्धारण, रेडियम काल निर्धारण या कार्बन काल निर्धारण। तो ऑब्वियसली जो है प्रागैतिहासिक काल, इतिहास की चीज़ों का जो है हम पता किससे लगाते हैं? कार्बन डेटिंग विधि से लगाते हैं ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन काल निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर
कि विघटन नाभिक यानी कि रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? इस्पात से बने पात्र में, Fe मतलब लोहा, एल्यूमिनियम या लेड, Pb मतलब लेड, किस में रखना चाहिए? किस में रखा जाता है? तो डी, लेड के बर्तनों में रखना चाहिए वस्तुओं को। किससे बने पात्र में? तो लेड यानी शीशा। लेड का मतलब क्या होता है? वो शीशा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? थोरियम, एल्युमिनियम, पोलेनियम, यूरेनियम। थोरियम भी है, पोलेनियम भी है, यूरेनियम भी है, बट एल्युमिनियम जो ये रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि न्यूनतम पारगम्य शक्ति किस किरण कौन सी है? न्यूनतम पारगम्य यानी भेदन क्षमता ही पूछ रहा है। तो भेदन क्षमता सबसे अधिक तभी क्या मैंने बताया था? गामा, उसके बाद बीटा और सबसे लास्ट में क्या होता है? अल्फा। तो न्यूनतम हमसे पूछ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली जो है अल्फा किरण हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर है कि किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया? किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया? यूरेनियम, पोलेनियम, पैलेडियम या रेडियम? किसका रखा गया है? तो वो रखा गया है पोलेनियम का। किसका रखा गया? पोलेनियम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? फ्रांसियम, ट्राइटियम, जोकोर्नियम या स्टेटियम? तो निम्न में से कौन सा एक तत्व रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा जर्कोनियम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने में एस पदार्थ के 3/4 भाग को क्षय होने में कितना समय लगेगा? तो ये एक अर्ध आयु होता है जब आप रेडियो सक्रियता केमिस्ट्री का ये हमारा चैप्टर, उसी से आज आउट ऑफ 50 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। मतलब आज साइंस में लेकर आई हूँ। रोज अगर देखिएगा तो अभी से आते ही रहेगा जब तक आपका एग्जाम रहेगा। तो जीके जीएस का तो एक ही उपाय है कि प्रैक्टिस से ही हम ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, अर्ध आयु 4 महीने में एस पदार्थ से 3/4 भाग को क्षय होने में समय लगता है, तो वो लग जाएगा 8 महीना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड, डी ब्रोगली या हेनरी बेक्वेरल? तो सबसे पहले जो रेडियो सक्रियता पदार्थ का जो शब्द का प्रयोग किया था वो हेनरी बेक्वेरल के द्वारा किया गया था। और रेडियो सक्रियता का इकाई भी बेक्वेरल होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? गामा किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्फा किरण, जो हीलियम नाभिक के समकक्ष में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण या एक्स किरण? तो किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बीटा किरण के उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा कि समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के बाद किस में अंतिम रूप में बदल जाते हैं? सीसा, कैडमियम, जस्ता या कोरेंडम? जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है वो क्षय होने के बाद लास्ट में किस रूप में बदल जाता है? मैंने आपको तभी से कहा ना, शीशा इसका आंसर होगा। मैं जितना क्वेश्चन करा रही हूँ सभी भी आए, एक भी ऐसा नहीं है कि मतलब इधर उधर का क्वेश्चन है, सभी भी आए हैं। ओके, इस चैप्टर का रेडियो सक्रिय से आज मैं करा रही हूँ। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? क्या होता है हमारा ये हमारा क्या, देखिए एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है? ए बराबर प्रोटॉन की संख्या यानी कि जेड प्लस इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन बोलिए या आप इसको न्यूट्रॉन बोलिए। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 35 माइनस इसमें से 18 माइनस करेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रोटॉन की संख्या ऑप्शन डी 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन डी 17। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी?
ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक, तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक या तत्व के परमाणु क्रमांक से कम। तो देखिए, ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की जो संख्या होगी वह क्या होगी? तो वो होता है आपका परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परमाणु संरचना का मॉडल किसने दिया था? बोहर तथा रदरफोर्ड, वोल्टा, एल्फ्रेड नोबल या फैराडे। तो परमाणु संरचना का जो मॉडल दिया गया था वो दिया गया था बोहर तथा रदरफोर्ड के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेडियो सक्रियता किसका गुण है? इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, नाभिक का या प्रोटॉन का। तो रेडियो सक्रियता जो गुण है वो आपका नाभिक का है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? रदरफोर्ड ने, रोएंटगन ने, डाल्टन ने या विलार्ड ने। तो किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? तो वो किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है? किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है न्यूट्रॉन की संख्या से कम, न्यूट्रॉन की संख्या से अधिक, न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर या इनमें से कुछ नहीं। तो देखिए, किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो आपका न्यूट्रॉनों की संख्या से कम होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम कि पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत जॉन डाल्टन, जे थॉमसन, नील्स बोर या रदरफोर्ड। तो पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम जो प्रतिपादित किया गया था वो जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्व की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है, किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? परमाणु क्रमांक के द्वारा, परमाणु द्रव्यमान के द्वारा, परमाणु भार के द्वारा, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। तत्व की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है किसके द्वारा? ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वह तत्व पीरियोडिक टेबल में किस वर्ग में है, किस आवर्त में है, धातु है कि अधातु है, उसका संयोजकता कितना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये सारी जानकारी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से मिल जाता है। और क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, एक धनायित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो देखिए, कार्बन है तो देखिए हमारा कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। इसमें 6 प्रोटॉन होंगे और 6 क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो उसमें क्या पाया जाता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होता है तो उसमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण, एक जैसा अथवा विपरीत चक्रण, कोई चक्रण नहीं, या एक जैसा चक्रण। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उसमें जो है वो विपरीत चक्रण पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तथा परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ये हमसे पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? देखिए जो आपका परमाणु द्रव्यमान ए बराबर होता है ना, वो हमारा Z+N होता है। क्या होता है? N, यानी Z हमारा परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन संख्या होता है। तो ये 6 क्या दिया है? परमाणु क्रमांक दिया है। तो हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम ही होते हैं। तो हम ये 12 में से घटाएंगे 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर, परमाणु अभाज्य है यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया? बर्जीलियस, रदरफोर्ड, एवोगाड्रो या डाल्टन ने। तो परमाणु अभाज्य है यानी कि इसे खंडित नहीं किया जा सकता है, यह सिद्धांत प्रतिपादन बताया था डाल्टन ने, लेकिन यह नहीं, परमाणु को भी जो है वो हम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जो है वो विभाजित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? मुख्य क्वांटम संख्या से, चुंबकीय क्वांटम संख्या से, प्रचक्रण क्वांटम संख्या से या द्विगंशी क्वांटम संख्या से।
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, चुंबकीय क्वांटम संख्या से। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है, जैसे देखिए उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है, तो परमाणु ऊर्जा का अवशोषण होता है, परमाणु का आकार कम होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, या इनमें से कुछ नहीं। तो अब इसलिए बात, इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से जब जो है वो निम्न कक्षा में जाएगा तो क्या होगा? ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, यानी कि ह्रास होगा। क्या होगा? ह्रास होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो ये हमारा नाम, इसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है? 2n², जहाँ n जो है वो कक्षा नंबर को डिनोट्स करता है, यानी n का मान पहली कक्षा का 1 रखेंगे, 2 गुने 1 का स्क्वायर, तो हमारा 2 आएगा, यानी पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा? 2। ओके, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2n²। क्या हो जाएगा? 2n²। वैसे PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रदरफोर्ड ने, पाउली ने, हाइजेनबर्ग ने, या आइंस्टीन ने? तो अनिश्चितता का सिद्धांत जो प्रतिपादित किए थे वो हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? थॉमस ने, चैडविक ने, मिल्टन ने, या रदरफोर्ड ने? तो इलेक्ट्रॉन की जो आवेश की खोज किया गया था वो किया गया था मिल्टन के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है इलेक्ट्रॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर, या आवेश पर? तो किसी तत्व की जो रासायनिक प्रवृत्ति निर्भर करती है, किसी भी तत्व की रासायनिक प्रकृति, वो निर्भर करता है आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किस पे? संयोजी इलेक्ट्रॉन पे। जैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 है तो वो धातु होगा। क्या होगा? धातु होगा। 4 है तो उपधातु होगा, लेकिन कार्बन का 4 होता है, उसके बाद 5, 6, जैसे 7, 8 है तो उसका क्या हो जाएगा? वो अधातु होगा। क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर, कि वह कण जो नाभिकीय कणों को बांधे रखता है क्या कहलाता है? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, मेसोन, या इलेक्ट्रॉन? वह कण जो नाभिकीय कणों को बांधे रखता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मेसोन। क्या कहलाता है? मेसोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपथ निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन है इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की, डी ब्रॉगली धारणा का, अफबाऊ सिद्धांत का, पाउली के अपवर्तन सिद्धांत का, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का? तो इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपथ निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता, यही होगा, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कि इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मत नहीं होते जब तक कि इनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न किए जाए, यह नियम कहलाता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि इनके लिए पर्याप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए, यह कथन कहलाता है। किनका कहलाता? तो यह कहलाता है आपका ऑप्शन डी, हुम्स का नियम। क्या कहलाता है? हुम्स का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, एक परमाणु में 1 9 प्रोटॉन तथा 2 0 न्यूट्रॉन है तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? यानी 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, इसका क्या हो जाएगा द्रव्यमान संख्या? ऑब्वियसली 39 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, तो जो लोग अभी तक लास्ट तक वीडियो में बने उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो सोडियम का क्या होता है? Na11। तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 8 8 2 10 और 1। तो क्या पूछ रहा है इसका? कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसका चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा। 1s2
2s2 3s2 3p6 2 2 4 6 4 10 और क्या हो जाएगा 3p6 1s2 2s2 3s2 3p6 उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 1s2 2s2 1s2 2s2 3s2 3p6 एक सेकेंड 1s2 2s2 2p में गलती कर दी। देखिए सोडियम है ना 1s2 होता है, उसके बाद 2s2 2p6 तो 10 हो गया और 3s क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1s2 2 2 4 6 4 10 1 11 हो गया। तो कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जितने भी बचते हैं वो कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो इसमें तो हमारा हो जाएगा। तो देखिए बाह्यतम कक्षा हमारा 3 है, उसके बाद ये सारा क्या है अंदर का कक्षा है। किसका कक्षा है अंदर का। इसका हमारा हो जाएगा 6 2 8 8 2 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो सोडियम का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 10 आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।